नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग आपके 5 क्वेश्चन की इस डेली सीरीज में आपका दूसरा ये वीडियो होगा और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे 5 क्वेश्चंस और जो कि 5 क्वेश्चंस आपके आज फिर आपके केमिस्ट्री के ही होंगे और वो पांचों क्वेश्चन आपके 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट से होंगे। पहला वीडियो की जो आपको मिला होगा उसकी आपकी लेंथ आपको ज्यादा होगी क्योंकि उसमें आपके जो पांचों कॉन्सेप्ट थे वो ऐसे जो आपके पांचों क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से थे वो उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग की आवश्यकता थी, वो भी तब भी मैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो उम्मीद करता हूं आप उन पांचों क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। तो ऐसे ही आज हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे नए 5 क्वेश्चंस की। इन पांचों क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि हैंड रिटन है मेरा खुद का, ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बाकी मैं क्वेश्चंस आपको यहां पर करा ही रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें भी देखिए सिस्टम वही रहेगा, 2 फिजिकल 2 ऑर्गेनिक और 1 इनऑर्गेनिक से मैं आज आपका क्वेश्चन ये लूंगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सॉलिड स्टेट का है। तो सॉलिड स्टेट में भी फिक्स होते हैं, कुछ कुछ एरिया ही होता है जहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और वो भी एरिया फिक्स है कहां से क्वेश्चन आपका आता है। एक तो हो गया आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद होता है कि आपका कुछ डिफेक्ट से रिलेटेड चीजें आ सकती हैं, आपका रेडियस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वहां से आते हैं, ठीक है। तो बहुत एरिया इसका फिक्स होता है, थोड़ा बहुत अच्छी पढ़ाई किए होंगे तो आपका हो ही जाएगा। और एक चीज मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितने मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जितना भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि मेरे कराने से पहले आप वो सारे क्वेश्चंस कर ले रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, सब पे आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ाया गया हो उसको छोड़कर जो चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा उसके क्वेश्चंस आप जरूर कर ले रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं बता दूं कि बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, बीए आर्ट सोशल, बीए एलएलबी, एलएलबी, ये सब सारे कोर्सेज हैं और सीएचएस 9th क्लास, इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें सब कुछ प्रोसेस बताया गया कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट का। वो क्या, उसमें क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन द एफसीसी लैटिस, मतलब बताता है कि कॉपर जो है एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज्ड है विद द यूनिट सेल एज ऑफ, मतलब आपको एज लेंथ जो दी गई है, एज लेंथ को मैं ए से डिनोट करता हूं और इस एज लेंथ दिया गया है आपका कितना, 361 पिकोमीटर, ठीक है। रेडियस पूछा गया कॉपर एटम का, मतलब आपको रेडियस निकालना है किसका, कॉपर एटम का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि एफसीसी लैटिस होती क्या है। एफसीसी का कोई यूनिट सेल है, उसमें एटम्स लोकेट कहां होंगे। अगर कॉपर कहा गया कि कॉपर एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो कॉपर यूनिट सेल में कहां कहां मौजूद है। तो हम एक क्यूबिक यूनिट सेल अगर लेते हैं तो एफसीसी में क्या होगा, एफसीसी में क्या होगा कि एटम्स आपके 8 कॉर्नर्स पर और 6 फेस सेंटर पर होंगे, क्योंकि ये क्या है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है ये आपकी, ठीक है। तो 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है कितना, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए 8 एटम है कॉर्नर्स पर, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, याद कर लीजिए, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर का 1/2, एज सेंटर का 1/4 और आपका बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1। ये सब कंट्रीब्यूशन याद होने चाहिए। 8 एटम है कॉर्नर पर तो ये 8 × 1/8 हो जाएगा। 6 आपके फेस सेंटर्स पर हैं तो 6 × 1/2 उसका कंट्रीब्यूशन, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो गए, 4। तो एफसीसी यूनिट सेल क्या हो गई, उसमें एटम्स कहां लोकेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन होता है R = A/2√2, याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, डेरिवेशंस की कोई आवश्यकता नहीं है। और कुछ नहीं करिए आप, ए की वैल्यू दी गई है रख दीजिए,
तो R आ जाएगा मेरे हिसाब से 128 पिकोमीटर आपका, 127 पॉइंट कुछ आता है, तो अप्रॉक्स 128 पिकोमीटर आप मान लेंगे। यहां पर मैं आपको जो कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं ये बता देता हूं। जैसे आपने एफसीसी में देखा ऐसे आप बीसीसी में देख सकते हैं, दो ही आपका मेन होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही सिंपल होता है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बीसीसी क्या होता है आपका? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर देखिए सबके नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। सबसे पहला चीज इसमें एटम्स कहां कहां लोकेट होंगे? कॉर्नर्स पर, 8 कॉर्नर्स पर, और आपके बॉडी सेंटर पर। तो 8 कॉर्नर्स पर है तो 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया 1 होता है, तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये आपके पेपर में आ चुका है, आता भी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 1 + 1 = 2। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए? 2। यहां पर कितने हो जाते हैं? 4। ठीक। और यहां पर रेडियस और एज लेंथ का क्या आता है रिलेशन? √3a/4। R = √3a/4। ये आपका रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। तो दोनों में से कहीं का भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलते चलते मैं एक बात और इसमें ऐड कर देना चाहता हूं, वो होता है आपका पैकिंग इफिशियंसी हम लोग निकालते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है? किसी रूम का मान लीजिए अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी निकालनी तो आप कैसे निकालेंगे? दो चीज होगी, आपका रूम जो है उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, और पैकिंग इफिशियंसी उसमें हमने कितनी पैकिंग की है। तो मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारी पैकिंग इफिशियंसी होती है वो क्या होता है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं बस बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए क्या, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, मतलब जितने इफेक्टिव एटम है उनके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है अपॉन टोटल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम में से कितना इफेक्टिव एटम द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया, वही हमारी इफिशियंसी आ जाएगी। और पैकिंग इफिशियंसी की बात कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप एफसीसी की बात करते हो तो टोटल इफेक्टिव एटम 4, उनके द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना किया जाएगा? 4/3πr³। और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वो कितना हो जाएगा? a³। ठीक है, क्योंकि अगर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, और साइड की जो लेंथ है उसको एज लेंथ जो है कितनी है? a है, तो a³। और फिर आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये रिलेशन पता ही है, R = a/2√2। तो a = क्या हो जाएगा? 2√2r। तो इसको उठा के यहां पर रख दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे जब, तो यहां पर आ जाएगा 0.74। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, और पैकिंग इफिशियंसी 74% आ जाएगी। ऐसे आप बीसीसी में सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 68% पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ बातें रही, और सब जितनी बातें मैंने बोला सब एक क्वेश्चन ही है आपका, जान लीजिए, और आपको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पेपर में मिल जाएगा ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मैंने पिक किया है आपके थर्मोडायनेमिक चैप्टर से, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। और मैं ये बता दूं ये क्वेश्चन आपके AIEEE का है, ईयर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, आपके AIEEE का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है। ये क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि टेम्परेचर T पर होती है। ठीक है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है टेम्परेचर T पर, कहता है कि ΔH एंड ΔS दोनों पॉजिटिव है। कहता है कोई एक टेम्परेचर T पर ΔH एंड ΔS दोनों आपका पॉजिटिव है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर कहता है कि एक टेम्परेचर है TE। TE कौन सा टेम्परेचर है? ये है टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम है। आपको बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। आपको क्या बताना है? रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी। अब उसमें आप सुन लीजिए क्या क्या है आपके ऑप्शंस। पहला TE > T, दूसरा T > TE, तीसरा TE is 5 times T, और चौथा भी ऐसे ही है आपका फर्जी ऑप्शन है T = TE। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको यही कहा है कि एक कोई टेम्परेचर T है, उस पे आपका ΔH और ΔS आपका दोनों पॉजिटिव है। एक कोई टेम्परेचर TE है, उस पे क्या है कि एट इक्विलिब्रियम पे, मतलब टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम है। आपको बताना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, कंडीशंस दिया गया है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्या होता है कि 4 लाइन में आपको क्वेश्चंस लिख दिया गया, कंडीशंस दे दी गई हैं। आप क्या करता है, आपके अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस देख के आप घबरा जाते हैं, कितनी लैंग्वेज है, क्या होगा, आप गलती कर जाते हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहला कहता है टीई क्या है, टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए। ये तो रिलेशन ऐसा है कि जैसे आपको अपने मम्मी पापा का नाम याद होगा, वैसे इस रिलेशन को याद रखिएगा अगर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नाम ना याद रहे वो चलेगा, लेकिन ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बात कर रहा है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जो होता है वो आपको ये पता होना चाहिए, डेल्टा जी 0 होता है। 2018 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और टेम्परेचर क्या है, टीई है। ठीक है, तो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, टीई डेल्टा एस के। ठीक, एक कंक्लूजन में ये पा गया। दूसरा पूछ क्या रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती कब है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब डेल्टा जी जो है आपका निगेटिव हो, मतलब जो आपका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपका निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आपकी स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है, डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, तो फिर इधर लिख लीजिए आप, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये दिया गया है कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है। डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है दोनों आपका पॉजिटिव है। अगर आपके डेल्टा जी को निगेटिव होना है, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डेल्टा एच को टी डेल्टा एस से ज्यादा होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर डेल्टा जी को निगेटिव होना है, डेल्टा एच पॉजिटिव मान लीजिए, इसको मैं 4 ले लेता हूं, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो इसको मान लीजिए मैं 5 ले लेता हूं। तो अगर टी डेल्टा एस आपका अगर 5 होगा तभी तो निगेटिव आएगा -1। एक मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो इससे क्या आपको पता चला कि जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस, अरे भाई सीधी सी बात है, बड़े में से नहीं, एक मिनट, एक चीज यहां पर गलत हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निगेटिव लाना है, उसके लिए आपको छोटे में से बड़े को घटाना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि डेल्टा एच आपका छोटा होना चाहिए टी डेल्टा एस से। जब छोटे में से बड़ा आप घटाएंगे, मतलब 4 में से 5 घटाएंगे, तब ना आपका निगेटिव आएगा। तो वही करना है आपको। ठीक है, तो डेल्टा एच आपका लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए। और यहां पर क्या कह रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, टी डेल्टा एस है। देखिए ना, कंडीशन है कि नहीं है, इसको यहां पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा, टीई डेल्टा एस टी डेल्टा एस। टी नहीं काटेंगे, डेल्टा एस आप काट सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी ग्रेटर देन टीई आ जाएगा। और यही देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं पर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, बस इतना मुझे पता होना चाहिए था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए। 2 बातें पता होंगी तो मैं लगा लूंगा ये बात। ठीक है, और इतना तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती होगी कि अगर आप छोटे में से बड़े को घटाओगे तभी आपका निगेटिव आएगा। इसीलिए मैंने एक कंडीशन लगा लिया, डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए, और फिर वो मैंने उठा के यहां पर रख दिया और आंसर मेरा आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। आगे हम हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आगे हम 2 ऑर्गेनिक और 1 इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपसे लेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही हैं, उसको भी नोट करते चलिएगा। कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा ही करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। जैसे होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, फायदा करे ना करे लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा आपको। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक का इजी क्वेश्चन है। वो क्या है कि कहता है कि बताइए हाइड्रोलिसिस करने पर एल्युमिनियम कार्बाइड क्या बनाएगा। मतलब आपको क्या करना है कि एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, Al4C3। ठीक है, ये है आपका एल्युमिनियम कार्बाइड। तो आपको पहली चीज ये पता होना चाहिए कि कार्बाइड कितने तरीके के होते हैं, उनके हाइड्रोलिसिस पे प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं कार्बाइड। एक होता है आपका C1 यूनिट कार्बाइड, ठीक है, एक होता है आपका C2
यूनिट कार्बाइड, एक होता है आपका C3 यूनिट कार्बाइड। मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं, C1 यूनिट कार्बाइड वो कार्बाइड होंगे जिसमें कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी होगी। ठीक है, कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी मतलब 4, जैसे कि आपका क्या है Al4C3। ठीक है, या आप यहां पर ले सकते हैं जैसे कि हो जाएगा आपका Be2C। ठीक है, इसमें भी कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी है Be2 प्लस और C+4 में है। ठीक है, मतलब C आपका 4, C की वैलेंसी यहां पर आपका 4 है। ठीक है, तो इन सब की हाइड्रोलिसिस करने पर देखिए क्या होगा, इन सब की आप जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको हमेशा एल्केन बनेगा। क्या मिलेगा आपको, हमेशा आपको एल्केन मिलेगा प्रोडक्ट में। ठीक है, बाकी आपको जो हाइड्रोक्साइड मिलेगा मेटल की वो बात अलग है कि BeOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको बेसिक प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। C2 यूनिट के कार्बाइड के अगर कराएंगे जैसे कि MC2 टाइप का, जैसे आपका CaC2 हो गया, यहां का अगर आप कराएंगे तो हमेशा आपको जो हाइड्रोलिसिस में मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एसिटिलीन मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, या उसको आप इथाइन भी कह सकते हैं। C3 यूनिट कार्बाइड को अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब MC3 टाइप का अगर आपको कंपाउंड कहीं पर भी मिले, इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर आपको हमेशा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब प्रोपाइन मिलेगा हमेशा आपको। ये आपको याद रखना है कि C1 यूनिट कार्बाइड आप लेंगे तो CH4, C2 यूनिट कार्बाइड लेंगे MC2 टाइप का तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और C3 यूनिट कार्बाइड लेंगे तो हमेशा आपको प्रोपाइन। ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट के तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिक आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि Al4C3 की हाइड्रोलिसिस करने पर आपको एल्केन मिल जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके जीओसी से है, जीओसी में आपके एरोमेटिसिटी टॉपिक से है। एरोमेटिसिटी में क्या होता है आपका कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, पूछता है कि 4 कंपाउंड दिए गए हैं, पूछ रहा है कि बताइए चारों में से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, कौन सा आपको क्या बताना है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन सा है, चारों में बना देता हूं, फिर आप बताइएगा कि कौन सा है। और आप लोग कोशिश क्या करिए कि पहले वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपको भी आता हो ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर जब मैं सॉल्व करूं तब आप देख लीजिए कि क्या सही बता रहे हैं क्या गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका लास्ट वाला चौथा। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि आपको नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो आप ये बता तो तब पाएंगे जब आपको ये पता हो कि नॉन एरोमेटिक कहते किसको हैं। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक किसको कहते हैं। देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर, आपको कंडीशन होती है आपकी साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक, और दूसरा है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, साइक्लिक रेजोनेंस मतलब क्या हो गया, पहली चीज तो साइक्लिक मतलब मौलिक, जो भी आपका कंपाउंड है वो आपका साइक्लिक होना चाहिए, सब साइक्लिक है। ठीक, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। साइक्लिक रेजोनेंस, रेजोनेंस होने, देखिए रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है कि आपका जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा आपका प्लेनर होना चाहिए। इसका मतलब आपका कंपाउंड जब प्लेनर होगा तभी आपका रेजोनेंस की कंडीशन लग पाएगी। ठीक, तो साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि रेजोनेंस पूरे रिंग में आपका जो आपकी रिंग होगी उसमें रेजोनेंस लगातार चलना चाहिए आपका। ठीक है, रेजोनेंस कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, इसे साइक्लिक वे में हमेशा चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए। मतलब रेजोनेंस हमेशा लगातार पूरा चलता रहे, रेजोनेंस आपका रुकना नहीं चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात होती है कि अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहां पर n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 होगा, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऐसे केस में एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ना होके 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा।
और अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक मतलब क्या हो गया कि आपकी ये दोनों कंडीशन तो फॉलो नहीं करेगा। आप मैंने क्या कहा, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। इसका मतलब वो किसी कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा, जैसे मतलब सॉरी किसी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए उसमें क्या होगा कि साइक्लिक रेजोनेंस जो होगा एब्सेंट हो जाएगा। अगर साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट हो गया तो क्या होगा, ना ही एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि सर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। याद रखिएगा पाई इलेक्ट्रॉन्स वही उन्हीं को काउंट करेंगे आप जो कि आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि डीलोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, जिसमें आपका मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके हो बहुत कुछ सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि ये हमारे आपके क्या कहते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, डीलोकलाइज्ड हों, तभी आप इनको आप काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से। ठीक है, कंडीशन आप समझ गए ना कि अगर एरोमेटिक, देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पहला और तीसरा। और नॉन एरोमेटिक के लिए, नॉन एरोमेटिक के लिए क्या है कि अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा। और ये तभी हो पाएगा जब आपकी पहली कंडीशन नहीं फॉलो होगी। ठीक है, ये बात है। चलिए इसमें लगाइए सबसे पहला वाला जो है आपका, सबसे पहले वाले में आप देख सकते हैं तो रेजोनेंस आपका ब्रेक है। क्यों, क्योंकि यहां के बाद यहां कुछ है नहीं जिससे रेजोनेंस हो जाए, तो इसमें पहली कंडीशन वायलेट कर गई, मतलब पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक भी, एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। इसमें आइए, इसमें सल्फर के पास लोन पेयर रहेगा, तो ऐसे आपका ये लगातार आपका साइक्लिक रेजोनेंस यहां पर चलता रहेगा। और रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहां पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, ये इन सबको तभी काउंट करिएगा जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, जब डीलोकलाइज्ड हो। लोकलाइज्ड होंगे तो उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट नहीं करेंगे। और पाई बॉन्ड को तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करना ही है, उसको आप नहीं स्किप करेंगे। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका रेजोनेंस लगातार चल रहा है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं ऐसे ऐसे इस तरीके से आपका पूरा रेजोनेंस आपका लगातार कंटिन्यू है यहां पर। ठीक है, और यहां पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल आपके 10 पाई बॉन्ड है, मतलब सॉरी 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तब आ जाएगा आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये एरोमेटिक हो जाएगा, और ये भी आपका एरोमेटिक ही होगा। क्यों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, n की वैल्यू आप 1 रखिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। साइक्लिक रेजोनेंस है, पहली दूसरी फॉलो कर रही है तो एरोमेटिक हो जाएगा। लास्ट वाले में आइए, 2 2 4 2 6, यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस में है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपका, 2 2 4, और एक नेगेटिव वाला भी काउंट कर लेंगे तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को तभी काउंट करिएगा जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें, डीलोकलाइज्ड हो। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से भी आपका एरोमेटिक हो जाएगा क्योंकि पहली कंडीशन भी फॉलो कर रहा हो, दूसरी फॉलो कर रहा है। जब आप n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। ठीक हो, तो आपके एरोमेटिसिटी का मैंने टोटल आपको क्लियर कर दिया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये कंडीशंस याद रखिएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। चलिए, उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे। 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, 5वां, और आपका इसके बाद वीडियो हो जाएगा खत्म। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। अच्छा, अभी जो मैं एक बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया हो, एक जानते हैं ना पायरिडीन, जानते हैं पायरिडीन या पिरिडीन, ठीक है, ये यही है, और इसके यहां पर लोन पेयर्स होते हैं। ये लोन पेयर जो होते हैं ये आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं,
ये आपके लोकलाइज्ड लोन पेयर्स हैं। क्यों है, कैसे हैं, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें आपको लंबा समय चाहिए होगा। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि ये जो लोन पेयर है ये आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि यही जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पाई बॉन्ड है, यही आपके पूरा साइक्लिक रेजोनेंस करते रहते हैं। अगर ये आ जाएगा रेजोनेंस में तो डिस्टर्ब कर देगा रेजोनेंस को। ठीक है, तो साइक्लिक रेजोनेंस को डिस्टर्ब नहीं करना हमें, तो इसलिए लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब कहीं पर नहीं जा रहा, डीलोकलाइज नहीं हो रहा, रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपका टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड वाला मैंने सिर्फ जोड़ा, लोन पेयर को मैं बाहर कर दूंगा। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था पीछे। चलिए पांचवा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 4 ऑक्साइड आपको दिया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है आपका, NO, SiO2 और CO। तो आपको यह बताना है कि आपको चारों में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है पहले ये बताइए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड्स होते हैं जिसमें आपका एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला आप ये समझ गए एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर प्रेजेंट हो, तो उसके लिए देखिए आप कैसे याद करेंगे कि किसके किसके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिएगा, लिख लेने दीजिए मुझे एक बार, तब मैं बताता हूं आपको। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी गए इंदौर। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको एक ट्रिक से याद कराता हूं कि किसके किसके ऑक्साइड्स होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिखा हूं पहले इसको पढ़ा देता हूं, फिर उसमें बताता हूं कौन कौन से एलिमेंट्स छुपे हुए हैं। जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, इसको आप चाहिए पूरा लिख लीजिए अपना, भिखारी वो आपके ऊपर है, भिखारी गए इंदौर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट छिपा हुआ है। जनाबे में Zn है, अली में Al है एल्यूमिनियम, एनी में कोई एलिमेंट नहीं है आपका, बेकार में आपका बेरिलियम है, और आपका गया में आपका गैलियम है, पंजाबी में आपका Pb है। ठीक है, दैट इज द लेड। ठीक है, Sn सॉन्ग में आपका Sn है, Sn समझ रहे हैं ना, Sn क्या होगा, टिन हो गया आपका। ऐसे में आपका As है आर्सेनिक, यहां पर Sb आपको दिख ही रहा है सब में, मतलब एंटीमनी, और इसमें आपका बिस्मथ है, भिखारी में बिस्मथ है, और आपका गए में आपका जर्मेनियम है, और इंदौर में आपका इंडियम है। तो अल्टीमेटली अगर मैं निकालता हूं तो कितने एलिमेंट्स निकलते हैं, Zn, Al, Be, Ga, Pb, Sn, As, Sb, Bi, Ge और En। ठीक है, इतने एलिमेंट्स के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, याद कर लीजिएगा। इतने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स जो होंगे वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन में पूछा गया था उस बेसिस पे आपका Zn आ जाएगा आंसर, ZnO का। ठीक, और बाकी मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रल ऑक्साइड भी एक चीज होता है, और 3 ऑक्साइड आपके जिसमें एक आ जाता है NO, एक CO और एक N2O। 3 ऑक्साइड्स आपके एक ऐसे हैं, CO, NO और N2O, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। बाकी जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और आपके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे आपके, बेसिक होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे आपके, एसिडिक होंगे। ठीक है, और इसको मेटल नॉन मेटल समझते हैं नहीं समझते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया।
मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको अगर मेटल नॉन मेटल ना समझ में आए तो उसको भी मैं बता देता हूं। पीरियोडिक टेबल अगर थोड़ा सा कभी देखते हो, गलती से उसकी अगर शक्ल आपने कभी देखी हो, तो एक चीज याद रख लीजिएगा, आपको मेटल नॉन मेटल भी कभी दिक्कत नहीं होगी। एक याद रखिएगा इस तरीके से कि बोरान आपने देखा होगा 13 ग्रुप में आता होगा, ठीक है। इधर से आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इधर आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इधर आप भर सकते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, और फिर इधर आ जाएगा आपका OST और इधर AT। ये देखिए इतने एलिमेंट्स जो मैंने लिखा है आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स के जो इधर होते हैं उनको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स के इधर जो होते हैं उनको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं, और जो इधर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। बस बहुत शांति से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके एसिडिक होते हैं, ठीक। ये और न्यूट्रल में आप CuNO और N2O याद कर लेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए मैंने बता दिया, जनाबे अली ने बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, ऐसे सब भिखारी इंदौर गए, बस इसको याद कर लेंगे तो आपका पूरा ऑक्साइड ही आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये रही आपकी टोटल बात इस 5 क्वेश्चन की इस डेली सीरीज के सेकंड एपिसोड में, और उम्मीद करता हूं पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पांचों क्वेश्चंस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन, सारे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।